दोस्तों, मैं सूरजमल आपके अपने YouTube चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं एवेन्यू सुपरमार्ट कंपनी के बारे में, जिसको हम डी मार्ट के नाम से भी जानते हैं। ये कंपनी करती क्या है, इसका जो बिजनेस मॉडल है वो क्या है, हम इस वीडियो में इस कंपनी के बारे में फुल इन डेप्थ एनालिसिस आज करेंगे। ये एवेन्यू जो सुपरमार्ट कंपनी है, डी मार्ट के नाम से अपने जितने भी आइटम होते हैं वो सेल करती है मार्केट के अंदर। इस कंपनी की जो शुरुआत हुई थी वो सन 2000 के अंदर हुई थी। इसके जो फाउंडर हैं मिस्टर राधाकृष्ण दमानी जी हैं। ये एक वैल्यू इन्वेस्टर भी हैं। इस कंपनी का जो आईपीओ है वो सन 2017 के अंदर आया था इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर, और 114% के प्रीमियम पे 632 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से इस कंपनी ने अपनी शुरुआत की थी। ये जो कंपनी है वो B2B, बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल पे काम करती है। इस कंपनी के एट प्रेजेंट 234 स्टोर्स हैं, वो 11 स्टेट में और 1 यूनियन टेरिटरी जो दमन एंड दीव है वहाँ पे ये कंपनी अपना बिजनेस करती है। 11.8 मिलियन स्क्वायर फीट रिटेल बिजनेस एरिया। क्योंकि इस कंपनी की जो हम इनकम जब कैलकुलेट करते हैं तो वो पर स्क्वायर फीट के हिसाब से भी हम इसकी इनकम को कैलकुलेट करते हैं, तो इसलिए इसका जो मैंने है दिया है यहाँ पे 11.8 मिलियन स्क्वायर फीट रिटेल बिजनेस एरिया ये काम करती है। जिसपे ये कंपनी कौन कौन से स्टेट पे काम करती है, सबसे पहले इसने अपनी जो शुरुआत की थी वो महाराष्ट्र, गुजरात, दमन, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, एनसीआर, तमिलनाडु, पंजाब एंड राजस्थान में ही है। ये कंपनी करती क्या है, क्लस्टर बेस्ड एक्सपेंशन करती है, जो हम इस वीडियो में आगे इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। 80% जितने भी स्टोर हैं वो सारे के सारे इसके सेल्फ ओन्ड स्टोर हैं, ताकि इस कंपनी को रेंट भी नहीं देना पड़ता। तो ये इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है ना वो यूनिक बिजनेस मॉडल है। वर्ल्ड में बहुत सारी कंपनियां हैं जो ऑर्गेनाइज्ड रिटेल के अंदर अपना कारोबार करती हैं, और ये कंपनी भी है जो ऑर्गेनाइज्ड रिटेल कारोबार में अपना बिजनेस करती है। इस कंपनी ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हर कंपनी से एक दो यूनिक एडवांटेज हैं जो वो उठा के इसने अपना एक बिजनेस मॉडल तैयार किया, जो ज़बरदस्त बिजनेस मॉडल है। इस क्षेत्र में बहुत सारी कंपनियां आई ऑर्गेनाइज्ड रिटेल बिजनेस के अंदर, लेकिन ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाती। क्योंकि इस जो एरिया है, ये जो सेक्टर है, इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा डेबिट लेना पड़ेगा एक्सपेंस करने के लिए। लेकिन ये जो कंपनी है वो एक अलग ही तरह के बिजनेस मॉडल पे काम करती है, इसलिए इसकी जो ग्रोथ है ना वो सस्टेनेबल है और लॉन्ग टर्म तक इसको आप मेंटेन कर सकते हो। टोटल जो एम्प्लॉयज़ हैं इसके वो है 9456 प्रेजेंट। जो एवेन्यू सुपरमार्ट है, अभी इसके मैनेजमेंट ने एक रिसेंटली स्टेटमेंट दिया है कि अगले 2 साल के अंदर ये 60 स्टोर्स हैं वो ऐड करेगी। लेकिन जितने भी स्टोर ऐड करेगी उसमें से 75% जो स्टोर होंगे वो वहाँ होंगे जहाँ पे इसकी ऑलरेडी स्टोर ओपनड है। तो इसी को हम बोलते हैं क्लस्टर बेस्ड एक्सपेंशन। मतलब कि जहाँ इस कंपनी के स्टोर ऑलरेडी लगे हैं वहीं उसके नज़दीक में ये कंपनी अपने स्टोर है वो ज़्यादा ऑपरेट करती है, फिर धीरे धीरे उस एरिया से ये बाहर की तरफ जाती है। क्योंकि इस कंपनी को उस एरिया के अंदर अगर बिजनेस करना है तो एक कस्टमर के अंदर इसको अपने प्रचार ऐड देने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज़, इसका ट्रांसपोर्टेशन जो एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी एक स्टोर वहाँ पे है और उसी के नज़दीक अगर ये दूसरा स्टोर सेटअप करेंगे तो इसको ट्रांसपोर्टेशन है वो कॉस्ट कम पड़ती है। तो ये जो कंपनी है वो बहुत सारे बिजनेस मॉडल पे काम करती है। 8% है वो, ये जो कंपनी है साउथ वेस्टर्न और साउथर्न इंडिया के अंदर ही काम करती है ज़्यादा। क्लस्टर बेस्ड एक्सपेंशन है, जिससे इससे क्या होती है, जो कॉस्ट है वो लो होती है। अभी मैंने स्टार्टिंग के अंदर बताया था 11.8 मिलियन जो है इसका स्क्वायर फीट एरिया है, बिजनेस एरिया रिटेल। अगर मैं इसकी FY20 की अगर पर स्क्वायर फीट के हिसाब से अगर इनकम काउंट करूँ सेल से, तो वो है 32,879 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से इस कंपनी की सेल्स इसने अपनी रजिस्टर की थी। तो इसलिए हम इसकी जो इनकम है, सेल्स है, वो इसके पर स्क्वायर फीट एरिया के हिसाब से भी कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं इसकी रेवेन्यू की ब्रेकअप देखूं तो जो फूड सेगमेंट है उससे इसका 52% का रेवेन्यू आता है, और नॉन फूड FMCG प्रोडक्ट सेगमेंट से इसका 20% रेवेन्यू आता है, और जनरल मर्चेंडाइज एंड अपरेल सेगमेंट से इसका जो रेवेन्यू है वो 28% आता है। तो ये जो कंपनी है वो हर वर्टिकल पे काम करती है। अगर मैं इसमें देखूं कि ये फूड
सेगमेंट में कौन कौन से आइटम है वो सेल करती है। डेयरी, स्टेपल्स, ग्रोसरी, स्नैक्स, फ्रोजन फूड्स, प्रोसेस्ड फूड, बेवरेजेस, कन्फेक्शनरी एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये फूड सेगमेंट में काम करते हैं। नॉन फूड्स में होम केयर प्रोडक्ट्स, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, टॉयलेटरीज एंड अदर ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स, और बहुत सारे हैं ये जो बेचती है। जनरल मटेरियल एंड अपरेल्स में बेड एंड बाथ्स, टॉयज, गेम्स, क्रॉकरी, प्लास्टिक गुड्स, गारमेंट्स, फुटवियर, टिल्स एंड होम अप्लायंसेज। और जो ये क्लॉथिंग सेल करती है वो ये तीनों वर्टिकल्स पे काम करती है। मेंस के अलग करती है, लेडीज़ के अलग करती है, और किड्स का इसका एक अलग डिपार्टमेंट है। अब देखिए ये कौन से मॉडल पे काम करते हैं। क्लस्टर बेस्ड एक्सपेंशन। क्लस्टर बेस्ड एक्सपेंशन क्या होता है कि अगर आप जहाँ पे ऑलरेडी एक स्टोर आपने अगर सेटअप कर रखा है, उसके नज़दीक अगर आप दूसरा स्टोर सेटअप करते हैं तो आपको उस एरिया में आपके न तो ऐड करने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जो कस्टमर ऑलरेडी आपसे कनेक्टेड हैं वहीं आपके बारे में बताते रहते हैं लोकल के अंदर। तो ये, और दूसरी चीज़ उसमें आपको ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट है वो कम पड़ता है। तीसरी चीज़, आपको जिस एरिया में आप ऑपरेट कर रहे हैं तो आपको उस एरिया की रिक्वायरमेंट, जैसे लोकल रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आप अगर मान लो कोई स्टोर अगर आपने गुजरात के अंदर खोला और गुजरात के अंदर लोकल चीज़ें क्या सेल होती है मैक्सिमम, तो वो चीज़ें भी है उस हिसाब से ही सेल करते हैं जिस हिसाब से कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है। इसको हम बोलते हैं क्लस्टर बेस्ड एक्सपेंशन। EDLP स्ट्रेटजी एंड EDLC स्ट्रेटजी, ये दोनों के अंदर काम करती है। एवरीडे लो प्राइस और एवरीडे लो कॉस्ट। ये हमेशा कोशिश करते हैं कि जितनी मिनिमम से मिनिमम अगर कॉस्ट उस प्रोडक्ट की हो सके वो उतनी करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो आइटम ज़्यादा सेल होगा और उसकी जो रोटेशन है ना, इन्वेंट्री कंप्लीट होने की जो रोटेशन है वो कम हो जाएगी। जितने भी डीमार्ट के स्टोर हैं उनकी इन्वेंट्री एक महीने के अंदर, मैक्सिमम बता रहा हूँ, एक महीने के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाती है। वैसे इसका एवरेज है वो 26 डेज का होता है। एक मतलब 26 डेज के अंदर इसकी जितनी टोटल इन्वेंट्री है वो कंप्लीट हो जाती है। कुछ ऐसे आइटम्स हैं जिनकी इन्वेंट्री 6 से 7 दिन में कंप्लीट हो जाती है। तो ये एक तो आइटम है जो बल्क में खरीदते हैं, और ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से खरीदते हैं कि जिस आइटम की लोकल के अंदर ज़्यादा डिमांड है वही आइटम ये सेल करते हैं कस्टमर के हिसाब से। प्लस ये क्या करते हैं, जो आइटम सेल करते हैं तो वो कस्टमर को ज़्यादा चॉइस नहीं देते। जैसे कि अगर टॉप 3 या 4 ब्रांड है वही ये सेल करते हैं, ताकि कस्टमर के पास अगर ज़्यादा ऑप्शन नहीं होंगे और कस्टमर जो जिस ब्रांड को ज़्यादा जानता है या ज़्यादा परचेज करता है वही ये आइटम रखते हैं। तो उससे क्या होता है ना, इनकी जो सेलिंग पावर है ना वो ज़्यादा होती है। और जिस कस्टमर से ये या जिस कंपनी से अगर ये जो माल खरीदते हैं उस कंपनी से इनका जो रोटेशन होता है वो जल्दी जल्दी होता है। तो अगर कोई कभी अगर किसी आइटम की अगर डिमांड कम पड़ती है तो वो जो कंपनी है सबसे पहले डीमार्ट को अपना आइटम बेचती है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जो मेरा पैसा है वो यहाँ से एक महीने के अंदर अंदर आ जाएगा। मैक्सिमम एक महीना, हो सकता है कि वो 10 दिन के अंदर भी दे दे, क्योंकि इनकी इन्वेंट्री जो सेलिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये इस बेस पे मॉडल पे काम करते हैं। मेंटल मॉडल, लोकल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अगर ये लोकल के अंदर अपना स्टोर है वो वहाँ अगर खोलते हैं जहाँ इनका ऑलरेडी स्टोर है उसके नज़दीक, तो इनका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम पड़ता है। कस्टमर की पॉपुलरिटी वहाँ ऑलरेडी है तो इनको प्रचार करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, और वेयर हाउस कॉस्ट है वो कम हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी इनका वहाँ स्टोर है। तो यहाँ वहाँ पे उनको ज़्यादा आइटम को स्टोर करने की या वेयर हाउस क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट इतनी पड़ती नहीं है। डीमार्ट का ये फ्लाई व्हील है। लो प्राइस, मोर कस्टमर्स, ब्राइट असॉर्टमेंट, हायर इन्वेंट्री टर्नओवर। क्योंकि अगर जब माल अगर ये लो कॉस्ट पे अगर सेल करेंगे तो वो जल्दी जल्दी ज़्यादा कस्टमर आएंगे वहाँ पे, और वो आइटम जल्दी जल्दी बिकेगा। और जब जल्दी बिकेगा तो इनका जो रेवेन्यू है वो टोटल कम होने के, मार्जिन कम होने के बावजूद भी इनकी जो इनकम है वो ज़्यादा हो जाती है। ये जो डीमार्ट हैं वो डीमार्ट कि जो फाउंडर है वो एक एक चीज़ पे बिल्कुल बारीकी से काम करते हैं। अब अगर मैं बात करूं जैसे एम्प्लॉयज़ कॉस्ट, डीमार्ट, स्पेंसर रिटेल, और आप अगर जियो मार्ट ले लीजिए, तो इस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें यहाँ पे तो डीमार्ट का एम्प्लॉयज़ कॉस्ट है वो मिनिमम से मिनिमम। ये हर जगह अपनी प्राइस को कैप करने की कोशिश करते हैं ताकि इनका मार्जिन है वो इम्प्रूव हो सके। जब मार्जिन इम्प्रूव होगा तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमेशा बढ़ती रहेगी।
एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट इनकी जीरो है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट ये हमेशा कभी नहीं करते। अदर एक्सपेंसेस है तो उसमें भी ये बिल्कुल, अगर स्पेंसर का देखें या जियो मार्ट का देखें तो उनके हिसाब से इसका जो अदर एक्सपेंसेज है वो भी कम है, और अगर टोटल एक्सपेंसेज देखें वो भी कम है। इसके हिसाब से क्या होता है, इनका जो ग्रोस मार्जिन है ना वो बढ़ जाता है। तो ये जो कंपनी है वो एक एक जो बारीक से बारीक चीज़ होती है उनको लेकर के अपना बिजनेस मॉडल है डे बाय डे बेसिस पे ये इम्प्रूवमेंट करती रहती है। इसलिए जो इनके जो फाउंडर हैं राधा कृष्ण दमानी जी, उनको वैल्यू इन्वेस्टर भी बोलते हैं। वो खुद एक वैल्यू इन्वेस्टर हैं। तो वो जानते हैं कि जब अगर कोई इन्वेस्टर अगर मेरी कंपनी में पैसा लगा रहा है तो वो क्या सोच के पैसा लगा रहा है। ट्रेड्स ऑफ वैल्यू इन्वेस्टर्स, ये जो कंपनी है वो अगर अपना एक्सपेंड करती है, स्टोर्स को बढ़ाती रहती है, तो ये धीरे धीरे बढ़ाती है। और ये रिसेंटली इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि आने वाले टाइम पे ये टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ के अंदर भी अपना एक्सपेंशन करेंगे। लेकिन इस कंपनी की एक पॉलिसी और है कि ये जितने भी स्टोर ओपन करते हैं, अगर मान लीजिए उनको अगर 100 स्टोर ओपन करने हैं आज नए, तो 75% स्टोर वो वहीं ओपन करते हैं जहां उनके ऑलरेडी हैं। क्यों? क्योंकि उन उस एरिया में उनको न तो एडवर्टाइजमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और उनकी जो बाकी कॉस्ट है वो भी कम हो जाती है। ये इस कंपनी की एक हमेशा से पॉलिसी रही है। इसको ही हम बोलते हैं क्लस्टर बेस्ड एक्सपेंशन। अभी जब से पेंडेमिक शुरू हुआ तो उसमें लोगों ने जैसे मॉल्स में आना कम कर दिया, तो इस कंपनी ने क्या किया कि अपना एक ई प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया जहां से ऑनलाइन सर्विसेज भी देती है। अभी फ़िलहाल ये जो ऑनलाइन सर्विस देती है सिर्फ मुंबई के कुछ सिलेक्टेड एरियाज हैं वहीं पे देती है। और FY20 के अंदर इसने 354 करोड़ रुपीज़ की उसमें रेवेन्यू दिया था ऑनलाइन से, जो 147% की ग्रोथ है YoY बेसिस पे। इस कंपनी ने पेंडेमिक आने के बाद में इस पहली बार ऐसा हुआ है जब से इसका IPO आया है, इसने अपने 2 स्टोर क्लोज डाउन किए, बंद किए हैं। और उन 2 स्टोर को क्लोज डाउन होने के बाद में इसने एक वेयर हाउस क्रिएट कर दिया जहां से ही ये ई-कॉमर्स के लिए अपनी डिलीवरीज देता है। ये पहली बार हुआ है जब से इस कंपनी ने अपना IPO लेके आया है। 2 स्टोर बंद किए हैं और वो भी बंद होने के बाद में इस कंपनी ने उन 2 स्टोर को ऑनलाइन डिलीवरी के लिए अपने एक वेयर हाउस के रूप में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो इसके फाउंडर हैं, CEO हैं, वो एक बहुत बढ़िया तरीके से उनकी विचार है, सोच है, और वो हर चीज़ को अपनी पॉजिटिव लेके उसको कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी के लिए करते रहते हैं, जो कंपनी के लिए अच्छा है। रिसेंटली इसने एक QIP भी किया था जो 2049 करोड़ का था 11 फरवरी 2020 को, जो फ्यूचर में एक्सपेंशन करने के लिए इस जो अमाउंट है उसको यूज़ करेंगे। राधा कृष्ण दमानी जी ने 2.28% स्टेक फरवरी 17 2020 को इन्होंने सेल किया है। क्यों? क्योंकि एक कंप्लायंस है सेबी का कि आप 75% से ऊपर अपनी होल्डिंग नहीं रख सकते किसी भी कंपनी में प्रमोटर। तो अभी भी इस कंपनी का जो प्रमोटर है राधा कृष्ण दमानी जी, उसके पास 74.99% स्टेक इस कंपनी में है। इस कंपनी का अगर मार्केट कैप देखें आज की डेट में तो 1,83,495 करोड़ रुपए है। करंट प्राइस 2833 रुपये। अगर 52 वीक हाई देखूँ तो 3330 और लो है 1900। स्टॉक का PE 192, बुक वैल्यू है 175, डिविडेंड 0। ROC अगर देखो 5 साल का तो 20.4%, ROE 15.5%, फेस वैल्यू 10। अब अगर मैं इस कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट आपके सामने पेश करूं तो इसकी जो सेल्स है मार्च 2016 से अगर मैं आज तक काउंट करूं तो इसकी सेल्स है वो हर साल बढ़ती रहती है। एक कंस्टेंट ग्रोथ है। जिस बिजनेस के अंदर कंस्टेंट ग्रोथ रहती है वो बिजनेस हमेशा सस्टेनेबल रहता है। अगर किसी बिजनेस के अंदर अचानक से अगर कोई ग्रोथ आई है तो वो सस्टेन करेगी कि नहीं करेगी उसकी गारंटी नहीं है। लेकिन इस कंपनी का जो बिजनेस है वो सस्टेनेबल अभी दिख रहा है। एक्सपेंसेज है, इस कंपनी के जो CEO हैं वो मैनेजमेंट है उसकी हमेशा से यही कोशिश रही है कि जो अपने एक्सपेंसेज हैं वो मिनिमम से मिनिमम कर सके ताकि जो उसका प्रॉफिट है वो हर बेसिस पे बढ़े। तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप दे सकते हैं। मार्च 2016 के अंदर 138 करोड़ रुपीज़ था, जो मार्च 2020 के अंदर 2128 करोड़ रुपीज़ है। और अभी तक अगर मैं इस साल का काउंट करूं
दिसंबर 2020 तक, तो 1548 करोड़ रुपए बावजूद पेंडेमिक लॉकडाउन आने के। तो इस कंपनी की जो बिजनेस मॉडल है, यूनिक बिजनेस मॉडल है। और ये कंपनी जल्दीबाजी नहीं करती है कि नए नए स्टोर हर जगह खोल दे। जब अगर हर जगह नए नए स्टोर खोल देंगे तो इनकी जो डेबिट की जो पोजीशन है वो इनसे हैंडल नहीं हो पाएगी। तो अगर इस बिजनेस में अगर आपको काम करना है इस वर्टिकल्स पे, तो आपको सोच समझ के एक एक स्टोर है वो खोलने पड़ते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें, ओपीएम परसेंटेज देखें, अदर इनकम, इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे इनका कम हो रहा है। अगर इस कंपनी की मैं अगर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखूं, 5 साल की 31%, 3 साल की 28%, और टीटीएम अभी की, क्योंकि ये पेंडेमिक आने की वजह से इसकी माइनस में चली गई। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल का 44%, 3 साल का 40%, टीटीएम -22%। स्टॉक प्राइस CAGR 5 साल का तो इसको लिस्ट हुई ही नहीं, वैसे 2017 में लिस्ट हुई थी। 3 साल का अगर देखो तो 24%, 1 साल का 24%। ROE 5 साल का 17%, 3 साल का 17%, और लास्ट ईयर का 16%। अब अगर मैं इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखूं, तो प्रमोटर की शेयर होल्डिंग है मार्च 2020 से 74.99%, जो अभी कंटिन्यू है। FIS की मार्च 2020 के अंदर 9.62% थी, जो उन्होंने अभी बढ़ा के 10.09% कर ली। DIS की 5.56% है मार्च 2020 के अंदर, जो अभी उन्होंने बढ़ा के 6.71% कर ली। पब्लिक की जो होल्डिंग है वो 8.83% मार्च 2020 में थी, जो अभी उन्होंने 8.21% कर ली। क्योंकि पब्लिक के लिए जो फ्लोटिंग शेयर हैं वो बिल्कुल कम है, तो इस कंपनी की जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है वो हमेशा ही बनी रहेगी। अब अगर मैं इस कंपनी के लिए पॉजिटिविटी देखूं, तो कंपनी वो इसने अभी रिसेंटली अपने डेबिट को बिल्कुल कम कर दिया है। ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि डेबिट फ्री कंपनी है। कंपनी जो है उसने जो प्रॉफिट ग्रोथ है पिछले अगर मैं 5 साल की देखूं, तो 43.76% के CAGR से इसने अपना प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। तो ये इस कंपनी के लिए पॉजिटिव चीज़। कंसर्न्स क्या है, अगर मैं नेगेटिव चीज़ देखूं इस कंपनी के लिए, तो ये स्टॉक है एक तो वो 16.87 टाइम्स इसकी बुक वैल्यू उस पर ट्रेड कर रहा है। और उसने क्या है कि जो रिपीटेड प्रॉफिट उसने अच्छे किए हैं, रिकॉर्ड किए हैं, लेकिन इसने कंपनी ने अभी तक कोई डिविडेंड नहीं दिया। तीसरी अगर मैं चीज़ यहाँ पे अगर इस कंपनी के लिए नेगेटिव देखूँ, तो ये अराउंड 200 की PE पे ट्रेड कर रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड स्टॉक हो गए। रिसेंटली जो एक ब्रोकरेज हाउस है उसने इस कंपनी के बारे में एक रिपोर्ट निकाली थी, रिसर्च रिपोर्ट, कि अगले 20 साल के अंदर ये कंपनी हो सकती है यहाँ से 100 टाइम्स भी आपको रिटर्न दे दे। 20 साल के लिए, मैं नहीं बोलता कि 1 साल या 10 दिन या 15 दिन, लेकिन अगर अगले 20 साल तक आप इस कंपनी को होल्ड करके रखें, तो ये आपको यहाँ से भी कई गुना मल्टीपल रिटर्न दे सकता है। तो इसकी तो मैं गारंटी नहीं देता कि आपको कई गुना मल्टीपल रिटर्न देगा कि नहीं देगा, लेकिन अगर आप इसके करंट वैल्यूएशन देखें तो ये काफ़ी ओवर वैल्यूड है मेरे हिसाब से। लेकिन ऐसी जो कंपनी है, ऐसे जो जिस बिजनेस मॉडल में काम करती है, उस बिजनेस मॉडल के अंदर हर कंपनी हमेशा ओवर वैल्यूड ही लगती है, क्योंकि जो भी मार्केट है वो हमेशा फ्यूचर के प्राइस को डिस्काउंट करके ट्रेड करता है। तो अगर आप इस कंपनी में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको पहली चीज़ तो ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर आपका लॉन्ग टर्म के अंदर पैसा बनेगा। अगर आपने आज बाई किया तो कल आपका पैसा बनेगा या नहीं बनेगा, ये तो मार्केट की कंडीशन और स्टॉक का प्राइस डिसाइड करेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर क्या है, ये जो बिजनेस मॉडल है जिस हिसाब से ग्रोथ कर रहा है और जिस हिसाब से सस्टेन कर रहा है, क्योंकि इसका मैनेजमेंट हर चीज़ को अपने लिए कन्वर्ट करने में इफ़िशिएंट है। कोई भी नेगेटिव चीज़ होती है तो उसको ये अपनी साइड में कन्वर्ट करके पॉजिटिविटी में बदल देते हैं। तो ये मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, पॉजिटिव है और अग्रेसिव है। और इनकी जो बिजनेस करने की जो प्लानिंग है, स्ट्रेटजी है, वो बहुत अच्छी यूनिक है। वर्ल्ड में ऐसी बहुत सारी कंपनी जैसे वॉलमार्ट है, कॉस्टेको है, तो इन कंपनियों से इन्होंने अपनी जो बिजनेस मॉडल की स्ट्रेटजी है, वो हर कंपनी की जो अच्छी बिजनेस मॉडल की स्ट्रेटजी है वो निकाल के लेके आके अपने बिजनेस के अंदर अप्लाई करते हैं। तो इन्होंने अपना एक बिजनेस मॉडल है, यूनिक बिजनेस मॉडल बनाया है। कुछ लोग जैसे बोलते हैं मार्केट के अंदर, जबकि राधा कृष्ण दमानी जी ने जब स्टोर की शुरुआत की थी इस कंपनी की, उससे पहले जहाँ पे ऑनलाइन सेल्स होती हैं
वहाँ पे वो जाके बाहर खड़े होकर देखते थे कि कौन सा कस्टमर क्या चीज़ को परचेज कर रहा है और वो क्या उसकी रिक्वायरमेंट है। इस कंपनी की उसने स्टार्टिंग की थी उससे पहले, तो वो एक एक चीज़ को बारीकी से समझते हैं और जानते हैं कि मैं क्या चीज़ अच्छी करूँगा तो आप कस्टमर हो मेरी तरफ में ज़्यादा झुकाव करेंगे और ज़्यादा परचेजिंग और फुटफॉल ज़्यादा होगा। अब अगर इस कंपनी के लिए अगर मैं कोई चीज़ बोलूँ नेगेटिव है आने वाले टाइम पे, तो हो सकती है कि ऑनलाइन बिजनेस के अंदर, ई रिटेल के अंदर अभी क्या है कि बहुत सारी कंपनियां उतर गई हैं। जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, अभी रिलायंस जियो है, और भी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट है, वो भी अपने बहुत सारी चीज़ें हैं वो ऑनलाइन बेच रहा है। तो आने वाले टाइम पे अगर ये कंपनियां अग्रेसिवली होगी तो इस कंपनी के लिए एक नेगेटिव चीज़ है, क्योंकि कंपटीशन इस कंपनी के लिए बढ़ जाएगा। अमेजोन ने अमेजोन पेंट्री, जियो मार्ट, ये सब इनका जो प्रेजेंस है वो हर जगह पे है। तो ये इस कंपनी के लिए एक डिसएडवांटेज है। अगर ये कंपनियों ने ज़्यादा ग्रोथ की तो इसके लिए हमेशा नेगेटिव रहेगा। और मैं मानता हूँ इसके अलावा इसका मैनेजमेंट और इसके फाउंडर हैं वो बहुत अच्छे हैं और कैपेबल है हर चीज़ को हैंडल करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको थोड़ा सा लेंथी हो गया लेकिन अच्छा लगा होगा और आपके काम भी आएगा। धन्यवाद।